गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखिए, हम चैप्टर नंबर 10 प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में 3 प्रकार की क्रिया विधि के बारे में बताया। पहला केल्विन चक्र, जिसे केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र कहते हैं। दूसरा जो है C4 चक्र यानी हैच स्लैक चक्र। तीसरा जो है क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र। हम आज इस क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र के बारे में पढ़ेंगे। क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र, इसको ये तीसरा है। इसे C यानी क्रेसुलेशियन एसिड उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म साइकिल कहा जाता है। CAM साइकिल। देखिए, कुछ पादप जो मांसल एवं शुष्कोद्भिद होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय होता है। अर्थात मांसल एवं शुष्क पादप यानी जिनके अंदर मोटी भित्ति की उपस्थिति होती है, या यूं कहें कि जिनकी पत्तियां मोटी, मांसल और गूदेदार होती हैं। अर्थात मांसल एवं शुष्कोद्भिद पादप, शुष्क पादप जो होते हैं वो शुष्कोद्भिद व मांसलोद्भिद पादप कहते हैं। इन पादपों में पत्तियां मोटी एवं मांसल होती है। ये पादप उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जल की कमी होती है, और इन पादपों में इस जल की कमी को रोकने के लिए, अर्थात बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए एक कारकीय अनुकूलन पाया जाता है, या यूं कहें कि इनमें एक विशेष क्षमता या गुण पाए जाते हैं। इनकी जो पत्तियां हैं उनमें जो पर्णरंध्र होते हैं, पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा, ये स्टोमेटा धसे हुए रहते हैं, और इन पर्णरंध्रों की विशेषता है कि ये दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश होता है, दिन के समय बंद रहते हैं, और रात्रि के समय जब अंधेरा रहता है खुले रहते हैं। अर्थात दिन में रंध्र बंद है और रात्रि की तरह रात्रि को ये रंध्र खुले रहते हैं। तो इन पादपों में क्या होता है कि जब रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं तो उन रंध्रों में
कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया जाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बनिक अम्लों का निर्माण कर लिया जाता है। क्योंकि दिन में रंध्र बंद रहते हैं तो ये क्रिया दिन के अंदर तो होती नहीं है, रात्रि के समय कर ली जाती है। अर्थात इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में रात्रि के समय पीईपी फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को या पीईपी द्वारा CO2 को ग्रहण कर लिया जाता है, और ये CO2 को ग्रहण करने के बाद कर लिया जाता है और चार कार्बन यौगिक का निर्माण कर लिया जाता है। यानी ऐसा पदार्थ बन जाता है जिसमें 4 कार्बन परमाणुओं की उपस्थिति होती है और यह क्रिया कब हो रही है? रात्रि के समय, जब अंधेरा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है। अब ये जो पदार्थ बनता है, ये पदार्थ होता है ऑक्सैलो एसिडिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे OAA कहते हैं, के रूप में होता है। अब ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ परिवर्तित हो जाता है मैलिक अम्ल में, मैलिक अम्ल। और ये मैलिक अम्ल जो है ये भी 4 कार्बन यौगिक है। अर्थात रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका स्त्रीकरण हो जाता है किसके रूप में? मैलिक अम्ल के रूप में। ठीक है। अर्थात इन पादपों में रात्रि के समय इन पादपों में रात्रि के समय CO2 का स्थिरीकरण मैलिक अम्ल के रूप में हो जाता है। अर्थात रात्रि के समय इन पर्णरंध्रों के अंदर जो भोज्य पदार्थ है वो मैलिक अम्ल के रूप में स्थित हो जाता है। अब देखिए दिन के समय जब रंध्र बंद रहते हैं, क्योंकि अगर रंध्र खुलेंगे तो ऐसी स्थिति में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी और उस क्रिया से जल की हानि होगी। तो दिन के समय मैलिक अम्ल, जो पर्ण मध्योतक कोशिका में जो मैलिक अम्ल उपस्थित हैं, ये मैलिक अम्ल जो है ये CO2 यानी इसकी ये जो है एक प्रकार से इसका डीकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है। डीकार्बोक्सिलीकरण
करण से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, मुक्त हो जाता है। अर्थात मैलिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है और ऐसी स्थिति में इस कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन एवं स्थिरीकरण जैसा कि और पादपों में होता है उसी प्रकार से हो जाता है। अर्थात ये एक प्रकार से केल्विन चक्र की क्रिया हो जाती है, केल्विन चक्र, और ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बन जाता है। अर्थात रात्रि के समय जो मैलिक अम्ल बना है, ये मैलिक अम्ल जो है डी कार्बोक्सिलीकरण की जो क्रिया होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, केल्विन चक्र में प्रवेश कर जाती है और अपचयित और स्थिरीकरण करने से ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेती है, यानी भोज्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अर्थात ये दिन के समय ये क्रिया हो जाती है। तो ये एक प्रकार से शकरा का निर्माण हो गया। तो यह एक प्रकार से मांसलोद्भिद पादप एवं शुष्कोद्भिद जो पादप हैं उनके अंदर पाए जाने वाला एक अनुकूलन है, जिसके माध्यम से दिन में रंध्र बंद रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को रात्रि के अंदर ही स्थिरीकृत कर लिया जाता है मैलिक अम्ल के रूप में, और उस कार्बन डाइऑक्साइड का दिन के समय कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में उपयोग कर लिया जाता है। अब देखिए, इस प्रकार की एक तरह से ये इन पादपों में पाए जाने वाला कारकीय एक तरह से अनुकूलन है। अब इसका जो बिना जल की हानि किए हुए और भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। अब इसका ये जो नाम है, ये नाम क्रेसुलेसी क्यों पड़ा है? क्योंकि अम्ल तो दूसरा बनता है, इसमें तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और मैलिक अम्ल बनते हैं। तो इसका जो नाम है, इसका जो सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था क्रेसुलेसी, जो क्रेसुलेसी कुल के जो पादप हैं उनके पादप क्रेसुलेसी कुल के क्रेसुलेसी कुल के पादपों में ये क्रिया सबसे पहले देखी गई थी, यानी इस पर अध्ययन किया गया था। तो उसी आधार पर इसका नाम रख दिया है क्रेसुलेसियन अम्ल उपापचय। तो ये जो है किस पादप पर अध्ययन किया गया था? क्रेसुलेसी कुल के पादपों। तो ये पादपों के कुल के नाम के आधार पर। अब देखिए, इस तरह के जिन पादपों में CAM पादप यानी जिनमें इस प्रकार की प्रक्रिया होती है उनके नाम है, जैसे एक होता है आगेर। ये भी एक मांसलोद्भिद पादप है। इसके अलावा इसमें ये एक तरह से नागफनी भी आती है। नागफनी उन्हीं क्षेत्रों में उगती है जहां तापमान कम ज्यादा होता है। एक होता है क्रेसुला नाम का पादप है, उसमें भी इस तरह का होता है। तो ये एक होता है यक्का या युक्का कह देते हैं, युक्का, उसमें भी इस प्रकार का देखा गया है। अनानास में भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रेसुलेसियन अम्ल उपापचय, ठीक है, जो एक प्रकार का अनुकूलन है और इसमें रात्रि के समय मैलिक अम्ल बन जाता है, दिन के समय उसी मैलिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर के और भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहां एक विशेष क्रिया आती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पाइरेशन। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। प्रकाश श्वसन, ये एक ही शब्द है, प्रकाश श्वसन, यानी फोटो रेस्पाइरेशन। फोटो रेस्पाइरेशन, प्रकाश श्वसन। देखिए, ये प्रकाश श्वसन क्या है? तो C3 पादपों में
जिनमें केल्विन चक्र ही चलता है केवल, उन पादपों में एक सामान्य श्वसन के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार के श्वसन जैसी क्रिया होती है, जिसमें भोज्य पदार्थों का अवघटन तो होता है लेकिन ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होती है। अर्थात प्रकाश श्वसन में क्या होता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का O2 की उपस्थिति में अवघटन हो जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मतलब है एटीपी का निर्माण नहीं होता है। अर्थात इसमें भोज्य पदार्थों का जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बने हैं उनका एक तरह से अवघटन हो रहा है, परंतु उससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो श्वसन जैसी क्रिया हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, परंतु ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। और यह क्रिया C3 पादपों में ही होती है, C4 पादपों में यह क्रिया नहीं होती है। और ये एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक प्रकार से विपरीत क्रिया है, या यूं कहें कि ये इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम करते हैं, अर्थात उसके विरुद्ध कार्य करती है। इसीलिए C3 पादपों की उत्पादकता C4 पादपों की तुलना में कम होती है, क्योंकि उनके अंदर ये क्रिया देखी जाती है। अब बात आती है ये क्रिया कब होती है। ये क्रिया उन परिस्थितियों में होती है, देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी जो भाग हैं या ऊतक हैं वो एक प्रकार से O2 का लेते हैं और CO2 निकाल रहे हैं, तो एक तरह से क्या हो रहा है, प्रकाशीय श्वसन हो रहा है। तो ये क्रिया तब होती है जब सामान्य रूप से ये क्रिया नहीं होती, विशेष परिस्थितियों में इस तरह की क्रिया अधिक होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रकाश की तीव्रता अधिक होती यानी जब सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है दिन के समय उसकी तीव्रता अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश श्वसन की क्रिया होने लगती है। साथ में दूसरा है तापमान। जब प्रकाश होगा तो तापमान भी ज्यादा होगा, तापमान या यूं कह सकते हैं कि उच्च तापमान की उपस्थिति, तापमान क्या हो, ज्यादा, उच्च तापमान की उपस्थिति। तापमान ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में भी ये क्रिया ज्यादा होती है। और तीसरा है O2 की सांद्रता में अधिकता। अगर वातावरण में दिन के समय जब तेज प्रकाश है, तापमान भी अधिक है और O2 की सांद्रता अधिक है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश श्वसन की क्रिया होने लग जाती है और CO2 की सांद्रता में कमी, CO2 की सांद्रता क्या हो, कम हो। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है कि ये प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है ये होने लग जाती है। अब इस क्रिया में होता क्या है, देखिए इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका है
वो O2 की सांद्रता का अधिक होना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 गैस निकलती है, तो अगर मान लीजिए ज्यादा मात्रा में O2 की निकल रही है तो ऐसी स्थिति में उस O2 का अधिक होना भी इस प्रकाश श्वसन की क्रिया को प्रेरित करता है। अब ये क्रिया किस तरीके से होती है? देखिए, दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है और तापमान जब अधिक हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्रहण करता है वो राइबोलोज डाइफॉस्फेट होता है, और उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग को नियंत्रित करने वाला एंजाइम होता है जिसका नाम है राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। देखिए, केल्विन चक्र में CO2 के अपचयन के लिए जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। इसको RUD या D कह सकते हैं, रुबेस्को कहते हैं, रुबेस्को ये एंजाइम है। रुबेस्को ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है, यानी राइबोलोज डाइफॉस्फेट में जोड़ने के लिए काम करता है। अब O2 की जब अधिकता हो जाती है, यानी उच्च O2 की सांद्रता, जब O2 की सांद्रता होती है ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में इससे कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने से 3 कार्बन यौगिक, यानी राइबोलोज डाइफॉस्फेट से ये जो राइबोलोज डाइफॉस्फेट है ये एक प्रकार से जो है ऑक्सीलेज एंजाइम की तरह कार्य करता है, और ऐसी स्थिति में क्या करता है कि ये जो है 3 कार्बन यौगिक, यानी जो बनना चाहिए 3 कार्बन यौगिक PGA एवं 2 कार्बन यौगिक में बदल देता है। किसको? इस 5 कार्बन यौगिक को, अर्थात राइबोलोज डाइफॉस्फेट या राइबोलोज शर्करा को एक तो 3 कार्बन यौगिक PGA और 2 कार्बन यौगिक फास्फोग्लाइकोलेट में बदल देता है। फास्फोग्लाइकोलेट में परिवर्तित कर देता है कौन? ये एंजाइम, क्योंकि अब ये एंजाइम एक प्रकार से उच्च सांद्रता की उपस्थिति में ये एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह कार्य ना करके ये एक तरह से ऑक्सीलेज एंजाइम की तरह कार्य करेगा। ऑक्सीनीजेज यानी ऑक्सीकरण करने का काम करेगा और उसको ऑक्सीकृत कर देगा। किसको? राइबोलोज डाइफॉस्फेट को। किसमें? 3 कार्बन यौगिक और 2 कार्बन यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर देगा। तो इसीलिए इसको C2 चक्र कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं ग्लाइकोलेट चक्र कह सकते हैं, इसको प्रकाशीय श्वसन की क्रिया को। और ये जो प्रकाशीय श्वसन की क्रिया जो होती है ये कहां होती है? देखिए, इसका डेकर और टीओ ने इसके बारे में बताया। डेकर एवं टीओ नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको खोजा गया, 1959 में खोजा गया। अब देखिए, ये क्रिया होती कहां है? इस क्रिया जो संपूर्ण जो प्रकाशीय श्वसन की क्रिया जो होती है ये एक तो होती है हरित लवण,
हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसके अलावा होती है ये परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम के अंदर होती है ये क्रिया। और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिया होती है। यानी इन तीन कोशिकाएं जो हैं, यानी कहां होती है, हरित लवक, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया जो है वो संपन्न होती है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिएगा, इसमें होता क्या है। होती तो इस C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर को घटा देती है। तो ये क्या है कि ये जो रुबेस्को एंजाइम होता है, राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये क्या करता है कि ये एंजाइम राइबोलोज डाइफॉस्फेट इसको बदलता था पीसीए में। कौन? रुबेस्को, ये एंजाइम रुबेस्को एंजाइम। ठीक है, अब ये रुबेस्को एंजाइम इस कार्य को ना करके ये एक प्रकार से ऑक्सीनेज एंजाइम की तरह कार्य करता है। ऑक्सीनेज यानी ऑक्सीजन का कार्य अपवर्तन। और ये क्यों करता है? इसमें ये जो ऑक्सीजन की जो अधिक सांद्रता है, ये इस एंजाइम के लिए CO2 की तुलना में प्रतिस्पर्धा का काम करती है। यानी CO2 को जुड़ने से पहले ही ये कौन जुड़ जाती है? ऑक्सीजन। ऐसी स्थिति में ये एंजाइम काम नहीं करेगा, ये इस तरीके से इसका काम करने का तरीका बदल जाएगा और ये बदल जाएगा, इससे पीजीए का निर्माण करेगा और साथ में इससे बनाएगा फास्फोग्लाइकोलेट, और ये फास्फोग्लाइकोलेट जो है वो 2 कार्बन यौगिक है। तो ऐसी स्थिति में इसमें बनने वाला जो यौगिक होता है वो 2 कार्बन यौगिक होता है। तो इसलिए इसको C2 चक्र भी कह सकते हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछा है C2 चक्र क्या है, तो C2 चक्र का मतलब होता है कि ये जो प्रकाश श्वसन की जो क्रिया होती है, इसमें जो बनने वाला यानी इसमें जो काम करने वाला जो एंजाइम होता है, अपचयन का काम करता है, वो रुबेस्को की स्थान पर वो किसके रूप में काम करता है? ऑक्सीनेजेज के रूप में। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये फास्फोग्लाइकोलेट बनते हैं, और ये फास्फोग्लाइकोलेट जो होते हैं ये एक प्रकार से 2 कार्बन यौगिक हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एंजाइम रुबेस्को एंजाइम से प्रतिस्पर्धा करता है कौन? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ नहीं पाती है, बल्कि ऑक्सीजन जुड़ जाती है और उस राइबोलोज डाइफॉस्फेट को 3 कार्बन और 2 कार्बन यौगिकों में परिवर्तित कर देती है। और इस प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है ये जितनी ज्यादा होगी, ये प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को उतना ही कम करेगी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि C3 पादपों में तो ऐसा होता है, लेकिन C4 पादपों में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि C4 पादपों में ये एंजाइम ही नहीं होता है, बल्कि कौन सा एंजाइम होता है? पेप कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज, अर्थात वहां फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल ग्रहण करता है। तो ऐसी स्थिति में C4 पादपों में ये क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये एक प्रकार से प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है ये नष्टकारी क्रिया है, अर्थात ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही उत्पादन में गिरावट आएगी। ठीक है, अब हम इन दोनों टॉपिकों से संबंधित, देखिए हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है क्रैसुलेशियन अम्ल उपापचय CAM, और दूसरा टॉपिक पढ़ा है प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पाइरेशन। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अब हम इन दोनों टॉपिकों से होमवर्क दे रहे हैं। तो होमवर्क नोट कर लीजिएगा। होमवर्क ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और अगर ये होमवर्क के सारे प्रश्नों को आप लगातार करेंगे भी, इनको अगर नोट भी करें, तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है क्रैसुलेशियन
क्रैसुलेशियन अम्ल उपापचय, अम्ल उपापचय, जिसको हम कह सकते हैं CAM उपापचय चक्र, CAM साइकिल। क्रैसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र किन पादपों में पाया जाता है? किन पादपों में पाया जाता है, यानी ऐसे कौन से पादप होते हैं, उनकी क्या विशेषता है जिनमें ये इस तरह की क्रियाविधि को पाया जाना होता है। नंबर दूसरा है क्रैसुलेसिकुल, क्रैसुलेसिकुल यानी क्रैसुलेसी फैमिली होती है कुल के पादपों की पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णरंध्रों की विशेषता, पर्णरंध्रों की क्या विशेषता है, क्या विशेषताएं या क्या विशेषता है, एक ही यानी ऐसा इनमें अलग हट करके क्या होता है। तीसरा है प्रकाश श्वसन, प्रकाश श्वसन किसे कहते हैं, या इसको इस तरह प्रकाश श्वसन को C2 चक्र, प्रकाश श्वसन को C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र क्यों कहते हैं। अभी हमने समझाया था इसके बारे में कि इसमें होता क्या है, तो उसकी वजह से इसको ग्लाइकोलाइट चक्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश श्वसन क्रिया किन 3 कोशिकाओं, जो कि कोशिकाओं में पूर्ण होती है। उन कोशिकाओं के नाम बताने हैं जिनके अंदर ये प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है ये पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और इन उत्तरों में सब कुछ ठीक अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें एक ही पन्ने में सभी को लिखना है आंसर और फिर उसके बाद ये समय से भेजना है, जिससे कि हम उसको चेक करके आपको बता दे सकें।